हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है खेल और मनोविज्ञान। ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इसके बाद आपको सारे डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टोटल 5 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि इस चैप्टर का सिलेबस रहने वाला है। पहला टॉपिक है शारीरिक शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान की परिभाषा और महत्व को दर्शाइए। ठीक है, तो पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर इसके महत्व की चर्चा करेंगे। शारीरिक शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। ठीक है, खेल और शारीरिक गतिविधियों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और इनकी तकनीकों का अनुप्रयोग करना, जिससे हमारे प्रदर्शन में इजाफा होता है और हमारा रिजल्ट बेहतर आता है, इसी को ही खेल में मनोविज्ञान कहते हैं। बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन आप समझ के चलिए, और आगे और भी विस्तार में हम समझेंगे। इसके महत्व: प्रदर्शन में सुधार करता है। मनोवैज्ञानिक तकनीकों का अनुप्रयोग करके खिलाड़ी अपने प्रदर्शन में सुधार करता है। चोटों में रोकथाम होती है। टीम सामंजस्य होता है। सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन। ये कब पैदा होता है? जब सारे टीम मेंबर एक दूसरे से संवाद करते हैं, एक दूसरे के माइंडसेट आइडियाज़ को समझते हैं और मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, जिससे टीम बेहतर परफॉर्म करती है और एक अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। इसी को टीम सामंजस्य कहते हैं। और टीम सामंजस्य के बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे कि ओवरऑल टीम का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेहतर होता है, रिजल्ट अच्छा आता है। सब लोग मिलकर कार्य करते हैं तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ता, सब पे इक्वली वर्कलोड रहता है। तो ये सब क्या है? टीम सामंजस्य के फ़ायदे हैं। और टीम सामंजस्य कब होता है? जब खेल में मनोविज्ञान होता है। तो ये क्या है? इसके महत्व हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विकास के विभिन्न चरणों में विकास संबंधित विशेषताएं। पहला चरण है बचपन। इस चरण में बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास दर तेज होती है, और ये चरण 6 से 12 वर्ष की आयु में होता है। बहुत सी बुक में 6 से 10 रहता है, बहुत सी वेबसाइटों पे अलग अलग वर्ष चिन्हित होते हैं, लेकिन एक रफली फिगर है ये 6 से 12 या 6 से 10। ठीक है। सेकेंड अवस्था है किशोर अवस्था। इस चरण में किशोरों की शारीरिक और मानसिक विकास दर तेज होती है, और वे अपनी पहचान की खोज में रहते हैं, यानी कि उन्हें एकेडमिक लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, ठीक है, कैसे रहना है, क्या पाना है, क्या खोना है, ये सब चीज़ों में खोए हुए रहते हैं। और ये उम्र 13 से 19 वर्ष तक रहती है, या 10 से 19 वर्ष तक। इसे टीनेज भी आप कह सकते हैं। थर्ड है युवा अवस्था। और जो जितना भी हमारा सारा विकास होता है मानसिक शारीरिक, ये किशोर अवस्था में ही ज़्यादा होता है। ठीक है। थर्ड अवस्था है युवा अवस्था। इस चरण में युवा की शारीरिक और मानसिक विकास दर धीमी हो जाती है, यानी कि इस चरण पर आते आते हमारा शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो चुका होता है, और दर एकदम धीमी हो जाती है। बहुत कम चांस है आपकी हाइट बढ़े या मानसिक रूप से आप और बेहतर हो। ठीक है। और ये अपने करियर और जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इन्हें अपना क्या करियर पाना है, क्या लक्ष्य रखते हैं, ठीक है, क्या अचीव करना है, ये सब चीज़ें युवा अवस्था में आ जाती हैं। तो ये 3 चरण हैं: बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था। ठीक है, जिससे हमें विकास संबंधी विशेषताएं देखनी थी और हमने देख ली है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है किशोर समस्या और उनका प्रबंधन। अभी हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी, उसमें से एक अवस्था थी किशोर अवस्था। अब उसकी समस्या और उसका प्रबंधन कैसे करना वो देखेंगे। ठीक है। पहले हम समस्याओं के बारे में देखते हैं। मानसिक तनाव। तनाव मतलब डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सब क्या है? एक मानसिक तनाव, जो हमें मानसिक रूप से कमज़ोर और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर बनाते हैं, और हमारे डिसीजन में भी ये बदलाव करते हैं। किशोरों को अक्सर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे डिप्रेशन, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ओवर थिंकिंग, जब आप अपने करियर को लेकर ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ठीक है, या किसी और पर्सन्स के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, क्या हमें चूज़ करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सब क्या हमें मानसिक तनाव की ओर ढकेलती हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और हमारे डिसीजन में भी बदलाव आता है, और हमारे प्रदर्शन में भी गिरावट आती है। या सेकेंड है सामाजिक दबाव। किशोरों को अक्सर सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करता है। जैसे समाज में क्या है? 10th के बाद आप साइंस लोगे तो पढ़ने में अच्छे हो, कॉमर्स लोगे तो कम अच्छे हो, आर्ट्स लिया तो आप नहीं अच्छे हो। ठीक है। तो ये क्या है? समाज का माइंडसेट है, और इसी माइंडसेट की वजह से बच्चे बहुत क्या करते हैं? साइंस ले लेते हैं, जो कि उनका इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, या आर्ट्स ले लेते हैं या कॉमर्स ले लेते हैं। किसके दबाव में? समाज के दबाव में, जिससे वो अपना विकास नहीं कर पाते। ठीक है। अगर उन्हें आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं लेते, क्योंकि वो सामाजिक दबाव के चक्कर में सोचते हैं हमें नीचा देखा जाएगा, जिससे वे अपना इंटरेस्ट खो बैठते हैं। जिसमें वो बेहतर करना चाहते हैं उस फील्ड में बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो क्या सामाजिक दबाव है? ऐसे बहुत प्रकार के दबाव हैं समाज के, जो हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं और हमारे व्यवहार को बदलते हैं।
थर्ड है शारीरिक परिवर्तन। किशोरों को अक्सर शारीरिक परिवर्तन का सामना करना पड़ता है जो उनके आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान को भी डाउन करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि किशोरावस्था में क्या होता है, एक्ने आने लग जाते हैं यानी कि बाल झड़ने लग जाते हैं, वेट गेन होने लग जाता है। सब क्या है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर जो हमारे आत्मविश्वास को डाउन करते हैं और हमारे आत्मसम्मान को भी बहुत डाउनवर्ड देखा जाता है। जब आप इस अवस्था से गुजरोगे तो आपको समझ आएगा, हालांकि आप गुजर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 समस्याएं थी। अब हम इनका प्रबंधन कैसे करेंगे यानी कि इनको मैनेज कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। उनके भी बहुत सारे तरीके हैं। किशोर की समस्याओं का प्रबंधन करने के बहुत सारे तरीके, जैसे संचार करना अपनों से, बड़ों से, ठीक है, माता पिता से, भाई बहन से, या जो हमसे उम्र में बड़े हैं जो हमें अपने एक्सपीरियंस से अच्छा सुझाव दे सकते हैं। किशोरों के साथ खुलकर ईमानदारी से संचार करना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी भावनाओं, समस्याओं के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। संचार से क्या व्यक्ति प्रोत्साहित होता है कि अपने विचार को सामने वाले से साझा करे, जिससे उसे उस समस्या का समाधान मिल सके। बिना बात किए हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं पा सकते, इसलिए संचार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड है समर्थन यानी कि सपोर्ट। किशोरों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना यानी कि सपोर्ट देना। कोई बच्चा है वो अपने फैमिली से जब सपोर्ट पाता है तो वो अपने जीवन में बेहतर करता है और हमेशा प्रोत्साहित रहता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। थर्ड है शिक्षा। जब हमारे पास शिक्षा रहती है तो हमारी 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। किशोर को शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा, भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करें। फोर्थ है सकारात्मक व्यवहार। किशोरों के साथ सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक व्यवहार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक व्यवहार मतलब पॉजिटिव बिहेवियर। जब हमारे साथ कोई पॉजिटिव बिहेवियर करता है तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी उत्साहित होते हैं। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि ये आप कर सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको क्या थोड़ा एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी। अगर आपको ही पर्सन ने बोल दिया कि आपके लायक है ही नहीं ये चीज़, आप कर ही नहीं सकते, आप बन ही नहीं सकते, तो क्या हमें डाउनवर्ड होता है थोड़ा। लेकिन सकारात्मक व्यवहार क्या, हमें जो चीज़ें हमें नहीं भी होने रहती, अगर हम सकारात्मक व्यवहार में रहते हैं तो चीज़ें हम कर जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ है पेशेवर मदद। जब किशोरों की समस्या गंभीर होती है तो पेशेवर मदद लेते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना, कंसल्ट करना जब ज़्यादा डिप्रेशन या ओवर थिंक के शिकार हो जाओ। ज़रूरत पड़े तो वो मेडिसिन भी सजेस्ट करते हैं जिससे हमारी ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन जैसी समस्याएं कम होती हैं। छठा है मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना महत्वपूर्ण है, जिससे मानसिक तनाव और अन्य समस्याओं से वो निपट सकते हैं। हम मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कैसे कर सकते हैं? योगा कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेट कर सकते हैं, नेचर के साथ रह सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, ठीक है, अच्छे डाइट ले सकते हैं, स्लीप ले सकते हैं। सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा बचा के रखती हैं, और जब हमें समस्या पैदा होती है तो हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकती। सेवंथ है सामाजिक समर्थन मिलना। ये सब एक क्या तरीके हैं जो हमें किशोर की समस्या को प्रबंधन करने में मदद करते हैं, यानी कि उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं एक तरीके से। ये नेक्स्ट टॉपिक है टीम सामंजस्य और खेल। टीम सामंजस्य खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से संवाद करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़, माइंडसेट, ठीक है, उनको जब समझते हैं और उनको करेक्ट करते हैं जहाँ भी वो गलती करते हैं, तो एक मजबूत और प्रभावी टीम बनकर वो उभरते हैं, ठीक है। जब सारे टीम मेंबर के पास क्या हो, संवाद करने की एबिलिटी हो, एक दूसरे से बात कर सकें, ठीक है, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, अपने डिसीजंस, अपने माइंडसेट, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, जिससे वो एक मजबूत और प्रभावी टीम बन सके। ये सब क्या है, टीम सामंजस्य की विशेषता है। टीम सामंजस्य के लाभ: बेहतर संचार मिलता है। टीम के सदस्यों के बीच बेहतर संचार से गलतियां कम हो जाती हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। सेकंड है विश्वास और समर्थन पैदा होता है। विश्वास मतलब ट्रस्ट और समर्थन मतलब सपोर्ट। टीम के सदस्यों के बीच विश्वास और समर्थन से आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे टीम के सदस्य एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, कोई प्लेयर है, उसने 3 ओवर बहुत ही ख़राब डाल दिए, बहुत ज़्यादा रन आ गए हैं और विकेट नहीं मिली, लेकिन जब कैप्टन उसके ऊपर विश्वास दिखाता है और उसे सपोर्ट करता है कि तू 4th ओवर भी कर, तो क्या बेहतर करता है,
4th ओवर में, ठीक है, वो अच्छा रिजल्ट लेके आता है, भले वो विकेट ना ले लेकिन वो रन कम कर देता है। तो ये क्या है, विश्वास और समर्थन का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। थर्ड है बेहतर निर्णय। जब सब लोग मिलकर अपने थॉट्स को देते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है, अपने वैल्यूज़ को बताते हैं, क्या उन्हें गलत और सही लग रहा है, तब हम एक अच्छे निर्णय पर पहुंच पाते हैं, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी है, जब सब लोग के मत सामने आते हैं तब हम एक अच्छा कानून निर्माण कर पाते हैं। वैसे ही टीम सामंजस्य है, जब हम सब लोग के राय को एक मिलाकर एक अच्छा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वह बेहतर निर्णय में तब्दील हो जाता है। टीम के सदस्यों के बीच बेहतर संचार और विश्वास से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो ये हुआ हमारा टीम सामंजस्य और खेल का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मनोवैज्ञानिक विशेषता का परिचय। पहला है ध्यान। ध्यान एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, ठीक है। ध्यान का अर्थ क्या है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना। सिंपल अर्थ है इसका, जब हम अपने गोल को अचीव करने के लिए उस पर फोकस रहते हैं और उस पर वर्क करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं वो हमें हासिल हो जाए, तो इसे ही ध्यान कहते हैं। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम सारे इधर उधर की चीज़ें छोड़ देते हैं, यानी सारे डिस्ट्रैक्शन को त्याग देते हैं, तभी हमें अपना गोल अचीव होता है। इसी को ध्यान कहते हैं, ठीक है। ध्यान से बहुत सारे हमें लाभ मिलते हैं, जैसे कि हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होता है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तनाव कम होता है, जब हम एक ही चीज़ पर फोकस्ड रहते हैं, ठीक है, फिर हमारा मकसद क्या रहता है, वही चीज़ हासिल हो जाए, ठीक है। तो इससे हमें तनाव कम रहता है, यानी कि टेंशन कम रहती है। कि टेंशन कब ज़्यादा रहती है, जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल करनी हो, तब हमें टेंशन ज़्यादा रहती है। अगर हमें एक ही चीज़ पर वर्क करना है तब हमें टेंशन कम रहती है, फिर हमें सिर्फ उसी पर वर्क करने की टेंशन रहती है। तो ये इसके 2 लाभ हैं, बेहतर प्रदर्शन होता है, कम तनाव होता है और रिजल्ट अच्छा आता है ध्यान से। नेक्स्ट है लचीलापन। लचीलापन एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समायोजन करना और चुनौतियों का सामना करना। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब आपकी लाइफ में कार है तो आप कार में ट्रैवल कर रहे हो, बस है तो बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। ज़मीन है, ज़मीन पे सो रहे हो, बेड है तो बेड पे सो जाओगे। अगर आपके पास पनीर है तो पनीर खा रहे हो, दाल है तो दाल खा रहे हो। ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जब समय और परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रहते तो आप उनके अनुकूल ढल जाते हो, ठीक है। जब यानी कि समय आपके साथ नहीं रहता तो आप समय के साथ चलने लग जाते हो, इसे ही कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जब खिलाड़ी भी यही कार्य करता है तो उसका क्या होता है, बेहतर प्रदर्शन होता है। जब खिलाड़ी, सोचो कोई बैट्समैन है, वो हर ऑर्डर पर खेलने के लिए तैयार है, तो क्या फ्लेक्सिबल है, उसे कहीं पे भी खिलाओगे वो खेलेगा और बोल रहा है अपना बेहतर प्रदर्शन देगा। इसी को कहते हैं लचीलापन। और जो खिलाड़ी बोलते हैं कि सिर्फ मैं ओपनिंग करूंगा, उनके अंदर क्या है, लचीलापन नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है वो समय के साथ, बस उनको वो समय को अपने अकॉर्डिंग ढालना चाह रहे हैं, तो इससे वो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं है और उनका प्रदर्शन भी खराब होता है और तनाव की चिंता भी रहती है, ठीक है। जब लचीलापन खिलाड़ियों की ज़िंदगी में होता है तो उनको तनाव कम रहता है, ठीक है, और खेल में अधिक आनंद लेते हैं वो, और उनका प्रदर्शन तो बेहतर होता ही है और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। यही है ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी का लाभ, ठीक। नेक्स्ट है मानसिक दृढ़ता। एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है जो हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। इसका अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करना, ठीक है, यानी कि जो संभव हो सके वो प्रयास करना और चुनौतियों का सामना करना ही मानसिक दृढ़ता है। इंग्लिश में से कहते हैं माइंड टफनेस, यानी कि किसी एक लक्ष्य को लेकर अपने माइंड को इस प्रकार दृढ़ कर देना कि वही चीज़ चाहिए। जैसे यूपीएससी वाले बंदे होते हैं, उनको क्या मानसिक रूप से एकदम टफ होते हैं कि मुझे यूपीएससी निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं मानसिक दृढ़ता। जब कोई खिलाड़ी या प्लेयर या टीम मानसिक रूप से दृढ़ रहती है कि मुझे यही रिजल्ट चाहिए, तो वह वो रिजल्ट पा जाती है एट द एंड। जब कोई टीम शुरू से अपना माइंडसेट लेके चलती है कि मुझे फाइनल में जाना है और ट्रॉफी लेनी है, ठीक है, तो क्या मानसिक रूप से एकदम टफ हो जाते हैं, बार बार यही चीज़ें सोचते रहते हैं, मानसिक रूप से दृढ़ हो जाते हैं, तो एंड में उनके साथ यही चीज़ें होती भी है। जो हम शुरू से सोचते हैं वही लास्ट में होता है। जब हम मानसिक रूप से दृढ़ रहते हैं शुरू से ही, तो लास्ट में वही रिजल्ट हमें मिलता है। अगर आप शुरू से ही कहोगे मुझे 80% चाहिए और आप उसके लिए हर आवश्यक चीज़ें करोगे और हर चुनौतियों का सामना करोगे, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यही है मानसिक दृढ़ता का मतलब। इसके लाभ देखते हैं। मानसिक दृढ़ता के लाभ, बेहतर प्रदर्शन होता है। जब कोई भी खिलाड़ी मानसिक रूप से एकदम दृढ़ होता है कि मुझे अच्छा रिजल्ट आना है, तो क्या बेहतर प्रदर्शन करता है। सेकंड है तनाव प्रबंधन, ठीक है, टेंशन नहीं होती, डिप्रेशन जैसी चीज़ें सामने नहीं आती और जीवन में संतुलन बना रहता है। थर्ड है आत्मविश्वास, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो और ही बढ़ जाता है जब हमारा माइंड एकदम टफ होता है कि यही चीज़ करनी है।
फोर्थ है समस्या समाधान क्षमता में सुधार आता है। ठीक है, हम कोई भी समस्या है उसका समाधान करने में हमारी जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होती है। फिफ्थ है संबंधों में सुधार आता है, शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। जब हमारा माइंड एक ही चीज़ पर स्टिक रहता है, एक ही चीज़ उसे चाहिए रहती है, तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है, जिससे हमें मानसिक तनाव और मानसिक डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं आती और ना तो ओवर थिंक की समस्या पैदा होती है। इससे हमारा क्या स्वास्थ्य बना रहता है। जब मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बना रहता है। ठीक है, जैसे तनाव और चिंता से प्रबंधन किया जा सकता है जब हम माइंड टफनेस का यूज करें। सेवेंथ है जीवन में उद्देश्य और अर्थ बनता है। जब हम किसी एक लक्ष्य को लेकर अपने आप को झोंक देते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या एक उद्देश्य पैदा होता है। जब हमारे जीवन में उद्देश्य रहता है तो अपने आप हमारे जीवन का एक अच्छा अर्थ मिल जाता है। ठीक है, एट्थ है निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। ठीक है, नाइन्थ आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है, यानी कि सेल्फ अवेयर होते हैं हम। ठीक है, जितना हम अपने मन के बारे में जानेंगे, ठीक है, जितना हम अपने अंदर से जानेंगे उतना ही हम सेल्फ अवेयर होंगे। ठीक है, चीज़ों को लेकर। टेंथ है जीवन में संतुष्टि और खुशी मिलती है। हमारी वीडियो होती खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में से कवर करने की कोशिश करूँगा। और सैम्पल पेपर क्वेश्चन भी चैनल पर डाल दिया है मैंने, और लगभग सारे 10 के 10 चैप्टर अपलोड कर दिए है मैंने। ठीक है, और सैम्पल पेपर क्वेश्चन भी आ गया है चैनल पर, और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी इस चैनल पर। आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।